हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सोइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो उन्हीं में से आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा, रॉक फास्फेट का प्रयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, रॉक फास्फेट का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आपके माइंड में एक थॉट हमेशा याद आ जानी चाहिए कि सर रॉक फास्फेट करता क्या है, मृदा में ये करता क्या है। तो याद रखिएगा, रॉक फास्फेट मृदा के पीएच को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आपके माइंड में एक पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए कि सर हम 12th लेवल से ये पढ़ते हैं कि जो अम्लीय मृदाएं है इनका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। और जिस मृदा का 7 होता है वो क्या होती है, वो उदासीन मृदाएं होती है। और जिनका पीएच 7 से अधिक होता है वो क्या होती है सर, क्षारीय मृदाएं होती है। ये पॉइंट लगभग आप सभी जानते होंगे। तो अभी हमने एक पॉइंट के बारे में बात की, रॉक फास्फेट करता क्या है, पीएच के मान को बढ़ाता है। अर्थात इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो याद रखिए इसका प्रयोग हमेशा अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पीएच के मान को बढ़ाता है। और हमें पता है जो अम्लीय मृदाएं है इनका पीएच है ये क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो इस आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि ह्यूमस का वह भाग जो अम्ल और क्षार दोनों में नहीं घुलता हो वो क्या कहलाता है। याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे गए हैं और आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते, बल्कि यहाँ पर याद रखिएगा एक नए होने के कारण ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अर्थात अगर आपने पढ़ा है कि घुलता है तो बिल्कुल रॉन्ग है। हमेशा याद रखिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमस का कौन सा भाग। अर्थात याद रखिए, ह्यूमस में ह्यूमिक अम्ल, फुल्विक अम्ल, ह्यूमिन अम्ल, ये तीनों ही अम्ल पाए जाते हैं। अब इन तीनों का ही अलग अलग नेचर है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ये किसमें अम्ल और क्षार किसमें ये घुल जाते हैं, किसमें ये नहीं घुलते हैं। मेजर क्वेश्चन यहीं से बनता है। तीनों में से आपको किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमिक अम्ल होता क्या है और ये किसमें घुलता है। तो ये केवल याद रखिएगा क्षार में घुलता है, केवल ये क्षार में घुलता है और किसी में नहीं घुलता। अर्थात ये अम्ल में नहीं घुलेगा, केवल ये क्षार में घुलेगा। अर्थात अम्ल में ये नहीं घुलता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये है कि जो फुल्विक अम्ल है, अर्थात फुल्विक से आप याद रखोगे कि सर फल, फल तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, दोनों में घुल जाता है। बिल्कुल, तो याद रखिएगा ये अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाता है। फुल्विक अम्ल, अम्ल प्लस क्षार दोनों में क्या है, घुलनशील है। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप याद रखोगे तो अच्छे से आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे। और ह्यूमिन अम्ल क्या है, याद रखिएगा ये दोनों में ही अघुलनशील है, ना ही ये अम्ल में घुलता है ना ही ये क्षार में घुलता है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो ये दोनों में ही नहीं घुलता है। जो फुल्विक है ये दोनों में घुलनशील है। और हम बात करें याद रखिएगा कौन से, ह्यूमिक अम्ल की, तो ये केवल क्षार में घुलता है, अम्ल में ये नहीं घुलता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि दोनों में कौन सा नहीं घुलता है, एक ह्यूमन है। ह्यूमन से आप याद रखोगे ह्यूमन अर्थात एक इंसान ही है, वो किसी में भी नहीं घुलता है। बल्कि फल क्या होते हैं, दोनों में घुल जाते हैं। और ह्यूमन क्या है, दोनों में नहीं घुलता है। तो आपको बस याद कौन सा करना है, इनमें से याद करना है वो ह्यूमिक अम्ल वाला ही आपको याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक रंध्र युक्त संरचना वाली जो मृदा है वो कौन सी यहाँ पर अच्छी मानी जाती है, या फिर सबसे अच्छी है वो कौन सी सोइल स्ट्रक्चर यहाँ पर मानी जाती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जिस मृदा में पोरस सबसे अधिक होंगे वो सबसे याद रखिएगा किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए काफी उर्वरक अर्थात उत्पादक यहाँ पर मानी जाती है, काफी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट मानी गई है। तो हम बात करें ग्रेन्युलर, क्रम्बी, प्रिज्मी और प्लेटी। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो सकते प्रिज्मी और प्लेटी में, लेकिन आपको यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। सर ग्रेन्युलर्स लगाए या फिर क्रम्बी संरचना है, वो फसलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम बात करें ग्रेन्युलर या फिर हम बात करें क्रम्बी, तो हमेशा क्रम्बी यहाँ पर इनमें, अगर इनमें आपस में लड़ाई होती है तो यहाँ पर जीतेगी कौन, क्रम्बी।
अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ये कौन सी रहेगी, क्रमबी संरचना। क्रमबी सोइल स्ट्रक्चर है, ये ऑलवेज यहाँ पर उपयुक्त रहेगी किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें पोरस है, वो पोर स्पेस है, वो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्थात सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पर याद रखिएगा सैंडी और क्ले में किसके पोरस स्पेस ज्यादा होते हैं, तो याद रखिएगा क्ले के पोर स्पेस ज्यादा होते हैं बजाय किसके, सैंडी सोइल के। अर्थात सैंडी सोइल के पोर स्पेस है वो कम रहेंगे, किसके, क्ले मृदा के ज्यादा रहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि काली मृदा में अधिकता किसकी होती है, अर्थात ब्लैक सोइल आर रिच इन। तो यहां पर याद रखिएगा जब भी हम बात करें ब्लैक मृदा की, तो काली मृदा में याद रखिएगा क्या होता है, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट या फिर हेलोसाइट। आपके सामने ऑप्शंस है और आपको यहाँ पर देखकर पहचाना है कि ब्लैक मृदा में कौन सा यहाँ पर तत्व है, कौन सा यहाँ पर खनिज है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट या फिर हेलोसाइट। तो याद रखिएगा हम बात करें लाल मृदा जो कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और काली मृदा जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और काली मृदा को याद रखिएगा रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अक्सर आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो लाल मृदा या फिर रेड सोइल से पूछा जाता है। इसके बारे में आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे। सबसे ज्यादा जो लाल मृदा है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये टीएन अर्थात तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और याद रखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ पर खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये केओलिनाइट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, केओलिनाइट यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। बजाय किसके, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर याद रखिएगा ब्लैक सोइल की, तो ब्लैक सोइल में याद रखिएगा इलाइट नहीं होकर मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट की इसमें ज्यादा मात्रा होती है, किसमें, काली मृदा में। और ये किस फसल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, ये कपास के लिए काफी अच्छी यहाँ पर मानी जाती है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि ऐसी कौन सी सोइल है जिसे याद रखिएगा अपने आप जिसमें जुताई होना संभव है, अर्थात सेल्फ फ्लोइंग का उसमें नेचर होता है। तो वो कौन सी होती है, याद रखिए वो ब्लैक सोइल ही होती है जिसमें याद रखिएगा सेल्फ फ्लोइंग अर्थात अपने आप जुतना, इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा सेल्फ फ्लोइंग का नेचर यहाँ पर माना गया है। अर्थात ये क्या होती है, गीली होती है जब सिकुड़ जाती है, और जब ये सूखती है ये वापस फैल जाती है, जिससे क्या होती है बीच में दरारें इसमें पड़ जाती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है सेल्फ फ्लोइंग नेचर। और किसमें पाया जाता है, काली मिट्टी में ये पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। राइजोबियम के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो कोबाल्ट है, इसके संश्लेषण करने में कौन सा यहाँ पर तत्व है वो आवश्यक होता है, कौन सा विटामिन इसकी हेल्प करता है। तो याद रखिएगा हम बात करें राइजोबियम के संश्लेषण के लिए, अर्थात राइजोबियम के लिए जो लेग हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर तत्व पाया जाता है या फिर ग्रंथियां पाई जाती है, सॉरी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस सेशन का। तो इसमें आपको पूछा गया है कि राइजोबियम के लिए आवश्यक है कोबाल्ट संश्लेषण हेतु, अर्थात कौन सा यहाँ पर तत्व है, कौन सा यहाँ पर विटामिन है जो कोबाल्ट की हेल्प करता है, कैसे करता है उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर ये विदित होगा कि लेगुमिनेसी जो क्रॉप्स होती है उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, अर्थात उनमें क्या होता है एक प्रॉपर्टी रहती है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो कर लेती है। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए याद रखिएगा लेग हीमोग्लोबिन जो उसकी ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती है, किसमें, लेगुमिनेसी प्लांट्स के जड़ों में यहाँ पर पाई जाती है। तो इस लेग हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात
इस लैग हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए विटामिन B12, अब वो कैसे होता है, ये इसमें मददगार होता है। अब वो कैसे, इसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इसका सॉरी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा तो विटामिन B12 की अगर बात करेंगे तो इसका पहले तो रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए पूरे के नाम ही यहाँ पर जान लेते हैं। बी हमेशा याद रखें सिंपल नहीं होता, बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर याद रखिए क्या होता है, विटामिन होता है जिसके कई पार्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और लास्ट है हमारा जो B12। इतने पार्टों में याद रखिएगा ये बी विटामिन है वो पाया जाता है। सभी के अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले होता है थाइमिन। विटामिन B1 को याद रखिएगा थाइमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। B3 है, इसे नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल, एक ही बात है, नाइसिन या निकोटिनिक अम्ल, B3 को बोला जाता है। 5 से आप याद रखोगे पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल। B6 को याद रखिए पायरिडोक्सिन कहा जाता है, पायरो या पायरिडोक्सिन यहाँ पर इसे बोला जाता है। B7 को बायोटीन, B7 को किस नाम से जानोगे आप, बायोटीन के नाम से यहाँ पर जानोगे। B9 को याद रखिए फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल बोल देते हैं। और जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए है इंपॉर्टेंट वो है B12, अर्थात इसका नाम क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूं। इसका होता है याद रखिएगा साइनो कोबाल एमिन, कोबाल अर्थात कोबालामिन, कोबालामिन या साइको, इतना ही आप याद रखोगे। ठीक है, विटामिन बी को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात याद रखिए B12 है ये कोबाल्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, विटामिन होता है जो कि कोबाल्ट के संश्लेषण के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपना रोल यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने सभी के बारे में जाना ताकि आपको पता चले कि विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आपके वो पूछा जाता है कि जल में घुलनशील तत्व या फिर विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही याद रखिए विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील है। बाकी अगर हम बात करें A, D, E, K ये सारे विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील है। ये सारे ही किस में घुले होते हैं, याद रखिएगा ये सारे ही फैट या वसा में घुलनशील है। बाकी केवल हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों ही याद रखिएगा जल में घुलनशील होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें देकर जाएगा, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही आज के सेशन को हम यहाँ पर विराम देते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।